जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। क्या ट्रंप लोकतंत्र के लिए खतरा है या लोकतंत्र खतरे में है? दुनिया की व्यवस्था किस दिशा की ओर जा रही है? चाइना के राष्ट्रपति अंतिम सांस तक राष्ट्रपति रहेंगे। पुतिन ने अगले 10 साल और सुरक्षित कर लिए हैं। ट्रंप अगला चुनाव फिर लड़ना चाहते हैं। भारत के लिए तो कहा जाता है, विपक्ष कहता है कि मोदी जी आगे इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं इस समय पर दुनिया के अंदर दिख रही है। हालांकि भारत के संदर्भ में मैं बात कहूं तो भारत में कभी भी लोकतंत्र के अंदर ये संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा के लिए अपने आप को पद पर रख सके, क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष को लेकर के चुनाव नहीं होता है। एक संसदीय प्रणाली है जिसमें सांसद ही अपने में से एक नेता को चुनते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। यानी हम सीधे तौर पर भारत का प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री के पद पर लगातार बने रहना ये भारत में लोकतंत्र के अलावा संभव नहीं है। यानी कोई भी ऐसा कानूनी दांवपेच नहीं लगाया जा सकता जो भारत के अंदर लोकतंत्र को इस तरह के खतरे में डाले। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका के अंदर ट्रंप ने शिक्षा विभाग को बंद कर दिया, कर्मचारियों की छटनी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे निर्णय वो ले रहे हैं जैसे किसी समय में एक राजा लिया करता था अपने राज्य के लिए कि उसने जो कह दिया वही कानून है। यहां तक कि अप्रवासियों को भेजने वाले आदेश पर अगर कोर्ट ने कोई टिप्पणी की तो उन जजों को धमकी मिलने लगी। क्या ये लोकतंत्र के अंदर ठीक है? ऐसे ही आरोप इस समय पर हर देश के अंदर विपक्ष वहां की सरकार पर लगा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के अंदर भी वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं। चाइना में तो लगते ही हैं कि शी जिनपिंग जो अलीबाबा के फाउंडर थे उनको गायब कर दिया। बहुत से लोग गायब हो रहे हैं। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे ही गायब कर दिया जाएगा। रशिया की अगर आप बात करें तो वहां पर पुतिन सर्वे सर्वा हैं, उनके सामने कोई भी नहीं टिकेगा। अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करें तो वहां भी आपको पता है कि अगर किसी मीटिंग के अंदर झपकी भी आ गई तो तोप के आगे बंधवाकर उड़वा दिया। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां यहां पर बनी हुई है इस समय दुनिया के अंदर। तो क्या आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इस बात को आज हम खुले दिमाग से जरूर सोचेंगे कि आखिर हम कहां जा रहे हैं और क्या इसका हमारे शास्त्र ग्रंथों में कहीं कोई उल्लेख है। क्या यह घटना परिवर्तन के साथ जोड़कर देखी जा सकती है? तो सनातनियों एक बात को समझिए, हमारे भविष्यवाणी का ग्रंथ के अंदर भी ये बात कही गई है कि कल्कि आएंगे, वो दुनिया का नेतृत्व करेंगे, भारत का आखिरी शासक ये होगा। ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं कि पहली बार ये हो रही हैं, हम काफी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा कोई परिवर्तन होने वाला है जहां ये लोकतंत्र प्रणाली ही खतरे में पड़ने वाली है? ये बात बहुत गंभीरता के साथ समझने वाली है। एक बात को समझिए, राजतंत्र से लोकतंत्र कब आ गया, क्या किसी को पता लगा? क्या ऐसा हुआ कि राजतंत्र से लोकतंत्र आने में कोई बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा हो? हाँ, इतना जरूर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के निर्माण के अंदर थोड़ी बहुत सख्ती करनी पड़ी, लेकिन ये काम आसानी से हो भी गया। यानी राजतंत्र कब समाप्त हो गया, लोकतंत्र के नाम पर नई व्यवस्था कब शामिल कर दी गई, इसका लोगों को अंदाजा भी नहीं लगा और ये व्यवस्था कायम भी हो गई। लेकिन इसके बीच में एक समय का कालखंड जरूर आया जिसने राजतंत्र को समाप्त किया, उसको कमजोर किया और लोकतंत्र को मजबूत किया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजतंत्र के अंदर जब राजाओं ने अपने ही अधिकारों का दुरुपयोग किया, जनता की भलाई कोई मायने रखती ही नहीं है, तो ऐसे में राजतंत्र कमजोर जरूर हुआ। और उनमें से ही कुछ ऐसे लोग भी निकले जनता में से जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, आंदोलन हुए और आखिरकार परिणाम यह हुआ कि लोकतंत्र कायम हुआ और राजतंत्र समाप्त हुआ। लेकिन एक बात को समझते हैं,
राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में एक ऐसी खाई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। राजतंत्र के अंदर उस राज्य का राजा अपने जीवन के अंतिम समय तक राजा रह सकता था या अपनी संतान को राज्य सौंपकर खुद सेवानिवृत्त हो सकता था। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर उस देश की सारी संपत्ति उस राजा की ही होती थी, किसी और का उस पर अधिकार नहीं होता था। कोई राज परिवार से बाहर का व्यक्ति राजा बन नहीं सकता था जब तक कि राजा स्वयं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित ना कर दे। ऐसे में किसी राज्य की संपत्ति का नुकसान सीधे सीधे राजा का ही नुकसान होता था। लेकिन लोकतंत्र के अंदर वही सारी संपत्तियां सरकार को स्थानांतरित कर दी गई। अब यहां उस संपत्ति का मालिक एक राजा, एक व्यक्ति ना होकर के अब एक संविधान के दायरे में वो सारी संपत्ति आती है। लेकिन यहां नेतृत्व करने की क्षमता किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो लोकप्रिय हो, यानी जिसने लोगों के बीच में अपने आप को यह सिद्ध किया हो कि वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है और जनता ने जिसे चुना हो। यहां वही लोकतंत्र के अंदर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनकर शासन करेगा, लेकिन उसका टेनर भी फिक्स है, कहीं 4 साल तो कहीं 5 साल। ऐसे में जिस व्यक्ति का चयन किया गया है अगले 4 से 5 साल उसकी नीतियों को वो देश फॉलो करेगा। लेकिन अगर उसकी कोई नीति खराब हो, उसका कोई दुष्परिणाम भविष्य में देखने को मिले, तो उसके लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो ऐसे में आप एक बात को समझिए, अगर किसी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए दी जाए या एक लोकतंत्र को संभालने के लिए उसको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और यदि वही भ्रष्ट हो जाए, उसका ध्यान केवल और केवल पैसा कमाने पर हो, देश की उसको फिक्र ना हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो देश कितने बड़े नुकसान में अपने आप को लेकर आएगा। तो क्या यह संभव नहीं है कि लोकतंत्र के अंदर भी कोई व्यक्ति अपनी घृणित मानसिकता के कारण से या अपने लालच के कारण से उस देश को किसी बड़े खतरे में डाल सकता है? क्या यह संभव नहीं है? यह बिल्कुल संभव है। तो ऐसे में वर्तमान के अंदर भी लोकतंत्र के अंदर भी एक खामी निकल करके आती है कि जिसका चयन हमने किया है उस व्यक्ति की पात्रता यदि उचित नहीं है तो यह लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अब इस प्रक्रिया को समझिए, इस टेंडेंसी को समझिए। एक बात मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। आप शादी समारोह में जाते हैं या आपने कभी कोई शादी समारोह किया है? एक शादी समारोह के अंदर आप जब मेहमानों को बुलाते हैं, आप प्रीतिभोज देते हैं, डिनर होता है। अनुमानित इस समय पर अगर मैं बात करूं तो 1500 से लेकर के 2000 रुपए पर प्लेट इस समय पर उस खाने का खर्चा आता है। यानी मैं शादी की बात कर रहा हूं। अगर आप बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन में आएंगे तो 1000 रुपए मान लीजिए, लेकिन 1000 रुपए पर प्लेट से कम शादी का खाना होता ही नहीं है और अधिकतम में तो ये 4000 5000 रुपए पर प्लेट तक भी चला जाता है यदि आप कोई बहुत हाई फाई शादी कर रहे हैं तो। ऐसे में एक बात को जरा समझिए, क्या आप ये नहीं जानते हैं कि जिस शादी में आप जा रहे हैं कम से कम 1000 रुपए पर प्लेट का तो खाना होगा मिनिमम से मिनिमम, और मैक्सिमम तो 2000 2500 3000 का भी हो सकता है, 4000 का भी हो सकता है। तो क्या जब एक व्यक्ति शादी में जाता है और भोजन करता है तो क्या वो इस बात की कैलकुलेशन लगाता है कि जिस प्लेट को उसने उठाया है इसकी कीमत क्या है? यानी उसके एक प्लेट उठाते ही 1000 रुपए उस शादी को जो कर रहा है उसके खर्च हो चुके हैं। अब चाहे आप इसमें कुछ खाएं या ना खाएं, इसे यूं ही डस्टबिन में डाल दें, उस व्यक्ति के तो 1000 रुपए लग चुके हैं। मैं मिनिमम पकड़ कर चल रहा हूं। ऐसे में आपने यह भी देखा होगा कि अगर हम किसी शादी में जाते हैं, खास शादी में जाते हैं, सह परिवार निमंत्रण भी होता है, तो अमूमन 2 से 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग भी जाते हैं। कई बार परिवार बड़ा होता है तो 8 से 10 लोग भी जाते हैं। ऐसे में आप एक बात को कैलकुलेट कीजिए कि आप यदि 4 लोग भी किसी शादी समारोह में गए हैं तो मिनिमम 4000 रुपए का खर्च उस व्यक्ति ने आपके आवभगत पर खर्च जरूर किया है। लेकिन जब आप उस समारोह के अंदर एक नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग उस प्लेट के अंदर
अनावश्यक खाना भी लेते हैं। जितना मर्जी हुआ खा लिया, बाकी का वो यूं क्यों प्लेटों में छोड़ देते हैं। यानी कि शादी समारोह के अंदर जो भोजन की बर्बादी होती है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे में एक बात को समझिए, अगर एक व्यक्ति शादी समारोह में जा रहा है, उस शादी समारोह में जा रहा है जिस शादी समारोह में जाने वाले व्यक्ति यानी जो उसका आयोजन कर रहा है वो उसका दोस्त रिश्तेदार तो जरूर है, ऐसा नहीं कि वो अनजान है, आपका उससे कोई ना कोई संबंध भी है। और इतना कुछ होने के बाद भी क्या व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा है कि मैं जिस शादी में आया हूं वहां भोजन की बर्बादी ना हो? क्या इस बात का वो ख्याल रखता है? नहीं रखता है। तो सोचिए कि जब आपका उस व्यक्ति से संबंध होने के बाद भी चूंकि आपका कोई नुकसान नहीं है, इसी कारण से आप भोजन की बर्बादी पर ध्यान नहीं देते हैं, यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके विपरीत यदि मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आप गुलाब जामुन बाजार से खरीद कर लाए हैं, तो क्या उसकी चाशनी को आप डस्टबिन में डालते हैं? आप कोई मिठाई लेकर आए हैं, तो क्या आपको, अगर मान लीजिए थोड़े दिन पुरानी मिठाई हो गई है, तो क्या आप उसको डस्टबिन में डाल देते हैं? आप जो भी चीज अपने घर में लेकर आते हैं, आप उसका सर्वोत्तम प्रयोग करते हैं। आपकी नजर में थोड़ी सी भी बर्बादी सीधे सीधे आपका नुकसान है और आप ये नुकसान कभी करते नहीं हैं। तो जब आप अपने घर के अंदर अगर दही भी खा रहे हैं, तो उस कटोरी के अंदर आप कोई झूठा नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में वही व्यक्ति जब किसी शादी समारोह में जा रहा है, तो इतना झूठा वो क्यों छोड़ रहा है? व्यक्ति वही है, लेकिन उसकी मानसिकता बदल गई है, क्योंकि जब उसका संबंध उस चीज से स्वयं का है, उसका नफा नुकसान उसका खुद का है, तो वो हर चीज का ध्यान रख रहा है। लेकिन वही चीज अगर उसके नफे नुकसान से जुड़ी हुई नहीं है, तो उसे किसी चीज की परवाह है ही नहीं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हर व्यक्ति, हर परिवार अपने घर की साफ सफाई रखता है, लेकिन सड़क पर जब वो जाता है तो गंदगी करने में पीछे नहीं होता है, यानी कुछ भी खाया और कहीं भी फेंक दिया। तो ये मानसिकता क्या हमारी अलग अलग जो बनती है, क्या ये ठीक है? यानी सीधे सीधे अगर हमारा नुकसान नहीं हो रहा है तो हमें किसी चीज की कोई परवाह है ही नहीं, और अगर नुकसान हो रहा है तो हम उसकी बहुत परवाह करते हैं। ठीक इसी तरह से लोकतंत्र के अंदर भी हमारा डायरेक्ट नुकसान नहीं होता है, इसीलिए हम लोकतंत्र में कभी भी इस बात की परवाह करते ही नहीं हैं कि हमारे सरकार के अंदर या हमारी सोसाइटी के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सीधे सीधे हमसे नहीं है। लेकिन अगर यही संबंध सीधा आपसे जुड़ता है तो आपको तकलीफ होती है। आप कहीं सुनते हैं कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, आपके लिए वो केवल खबर है। हां, भ्रष्टाचार तो है, लेकिन वही अगर चौराहे पर किसी पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और वहां यदि आपको रिश्वत देनी पड़ गई, तो आप सीधे सीधे प्रभावित होते हैं और आप कहते हैं अरे भ्रष्टाचार तो बहुत हो गया, पुलिस वाले तो भ्रष्ट हैं, क्योंकि अब सीधे सीधे आपकी जेब से पैसे गए हैं। लेकिन उस घोटाले के अंदर भी तो आपके पैसे गए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट गए हैं, डायरेक्ट नहीं गए हैं। ऐसे में हमारी मानसिकता इस समय पर यह हो चुकी है कि हम सच को जानकर के भी अनजान बन जाते हैं, और यही इस समय पर दुनिया के अंदर हो भी रहा है, जहां हर व्यक्ति जिस जगह बैठा है या तो वो बहुत बड़े सुधार की बात करता है, या फिर सुधार से उसका कोई मतलब ही नहीं है। और ये दोनों प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं इस समाज के लिए ठीक नहीं है। बहुत अच्छी सुधार प्रक्रियाएं भी अगर बिना परिणामों को एनालिसिस किए अगर हो रही है, तो उसका खामियाजा भी उस देश को भुगतना पड़ेगा, और जो नुकसान देश को हुआ है उसके लिए कभी भी उस व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मान लीजिए अमेरिका की नीतियां इस समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड कर रहे हैं, आज के 4 साल बाद अगर ये तय होता है
कि इस नीतियों के कारण से अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? जैसे पाकिस्तान की नीतियों के लिए, उनके नेताओं की नीतियों के लिए क्या वर्तमान के अंदर उनको दोषी माना जा रहा है? ऐसा ही इस दुनिया में इस समय पर हो रहा है, और इसीलिए आप देखिए कि भविष्यमालिका जैसे ग्रंथों के अंदर भी ये बात कही गई है कि इस समय पर ये दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरेगी और इस दुनिया के अंतिम शासक ये होंगे, वो होंगे। ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां आपने सुनी है। तो क्या वास्तव में ये दुनिया एक ऐसे लोकतंत्र की तरफ जा रही है, क्या ऐसी व्यवस्था की तरफ जा रही है जहां अब लोकतंत्र को भी संदेह की नज़र से देखा जाएगा और इसमें भी सुधार की गुंजाइश ढूंढी जाएगी? और आखिर ये सब कुछ होगा तो कैसे होगा? तो सनातनियों एक बात को समझिए कि जितनी भी घटनाएं इस समय दुनिया में हो रही हैं, ये सामान्य घटनाएं नहीं हैं। ये इतनी असामान्य घटना है कि जिसका अंदाजा मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं सामान्य नहीं हैं। ये इतनी असामान्य घटनाएं हैं कि जिसके परिणामों को यदि आप विजुलाइज कर रहे हैं तो आपको आने वाले निकट भविष्य के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा साफ साफ दिखाई देगा। और ये वो खतरा होगा जो पूरी दुनिया को एक अनिश्चितता की स्थिति में लेकर जाएगा, जहां लोग सड़कों पर निकलेंगे आंदोलन के लिए, अपने अधिकारों के लिए और इस व्यवस्था के अंदर आमूलचूल परिवर्तन के लिए। इसीलिए ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस परिवर्तन की रूपरेखा दिन प्रतिदिन हमारे सामने वो निकल करके आ रही है जो एक भविष्य की भयानक तस्वीर पेश कर रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये इस कलयुग का अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा, जिसके संदर्भ में भविष्यमालिका, भविष्य पुराण, कल्कि अवतार, इमाम मेहंदी, द सेवियर, ऐसे बहुत सारे प्रमाण पहले से दिए गए हैं और वो सारे के सारे प्रमाण वर्तमान में इसी समय पर आकर के लागू होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में इस समय को बड़ी गंभीरता से लीजिए और अपने जीवन के छोटे से छोटे निर्णय को भी बहुत सावधानी से लीजिए, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए आपका हर निर्णय इस समय पर बहुत सोच समझ करके लिया हुआ होना चाहिए और सनातन की रोशनी में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मैंने आपको आज एक ऐसा विश्लेषण दिया है जिसको आप अगर बारीकी से समझेंगे, इसका गहनता से अध्ययन करेंगे, तो आपको एक भविष्य की तस्वीर साफ साफ नजर आएगी। उम्मीद करता हूँ सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।